नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधनों को सही ठहराया। लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के मुताबिक भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे गहरे समुद्र में खनन प्रणाली के विश्व के पहले लोकोमोशन परीक्षण की प्रशंसा की। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर चर्चा पत्र जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर धन शोधन से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधनों को सही ठहराया। उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय पीएमएलए में वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है। पीएमएलए में कई संशोधन किए गए थे, जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय को सम्मन जारी करने, गिरफ्तारी करने और छापेमारी करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा निर्दोष साबित होने की जिम्मेदारी आरोपी पर डालते हुए जमानत प्रावधानों को कठोर बना दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियां हैं। न्यायालय ने धन शोधन की विस्तृत परिभाषा को सही ठहराया है। इसमें अपराध से अर्जित आय या संपत्ति के निपटान की प्रत्येक प्रक्रिया और गतिविधि को शामिल किया गया है। इस तरह ये केवल धन शोधन की अंतिम कार्यवाही से ही संबंधित नहीं है। इसमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके द्वारा दर्ज किए गए बयान अदालत में सबूत के रूप में काम कर सकते हैं। स्व अभियोगात्मक होने के आधार पर इन बयानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ईडी का आंतरिक दस्तावेज है। इसे आरोपी के साथ साझा करने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। और आइए अब आपको बताते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम के बारे में। ये अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था। ये कानून शोधन के खतरों से निपटने के लिए वैश्विक संधियों या अभिसमयों के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए बनाया गया था। इन वैश्विक संधियों में वियना अभिसमय भी शामिल है। ये धन शोधन, ड्रग्स और मादक पदार्थों के व्यापार तथा इससे जुड़े संगठित अपराध से संबंधित हैं। प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग के तहत एक वित्तीय एजेंसी है। ये पीएमएलए को लागू करती है। लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया। ये विधेयक खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। साथ ही ये खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को भी प्रभावी बनाता है। भारत ने भी इस अभिसमय की पुष्टि की है। एथलीट अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करते हैं, इसे ही डोपिंग कहा जाता है। इस विधेयक की विशेषताओं में ये शामिल है कि ये खेलों में एथलीटों, एथलीट के सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को डोपिंग में शामिल होने से रोकता है। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर खेल के परिणाम को अयोग्य ठहराया जा सकता है, पदक और पुरस्कार छीने जा सकते हैं और निर्धारित अवधि के लिए खेल आयोजनों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें वित्तीय प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान करता है। इस संस्था का प्रमुख एक महानिदेशक होता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नाडा की स्थापना वर्ष 2005 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। खेलों में डोपिंग रोधी कार्य के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये बोर्ड डोपिंग रोधी विनियमों पर सिफारिशें करेगा, साथ ही डोपिंग रोधी कार्यों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। ये बोर्ड एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल गठित करेगा। ये डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामलों में परिणामों का निर्धारण करेगा। ये बोर्ड एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल भी गठित करेगा। इसमें अनुशासनात्मक पैनल के निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है। इस विधेयक में डोपिंग से निपटने में एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है। साथ ही ये एथलीट को समयबद्ध न्याय दिलाने की भी बात करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के अनुसार भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है। साथ ही देश के 31 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की कुल प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है। प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता का वो स्तर है
जिस पर एक जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं को उतने ही अनुपात में बदल देती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारतीय परिवार नियोजन 2030 विजन दस्तावेज भी जारी किया। इसमें इन विषयों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि किशोर आयु में बच्चे को जन्म देना और जल्दी या बाल विवाह। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर से 5वें दौर के बीच किशोरियों द्वारा गर्भधारण में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2015-16 में ये दर 7.9% थी, जो वर्ष 2019-21 में कम होकर 6.8% हो गई थी। इसके अलावा प्रवासन और गर्भ निरोधकों तक पहुँच में कमी के बारे में दस्तावेज में कहा गया है कि ये ज्यादातर प्रवासी पति के आने से पहले गर्भ निरोधक तैयारियों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच नहीं होने आदि के कारण है। जागरूकता कार्यक्रमों में पुरुषों की कम भागीदारी होती है। दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि आधुनिक गर्भ निरोधक उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि वर्ष 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। भारत परिवार नियोजन 2020 पहल का सदस्य है। इसे अब परिवार नियोजन 2030 में बदल दिया गया है। ये परिवार नियोजन के लिए एक वैश्विक पहल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे गहरे समुद्र में खनन प्रणाली के विश्व के पहले लोकोमोशन परीक्षण की प्रशंसा की। पिछले वर्ष राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में खनन प्रणाली का परीक्षण शुरू किया था। ये संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये जल के नीचे विश्व का अब तक का सबसे गहरा लोकोमोशन परीक्षण है। ये परीक्षण मध्य हिंद महासागर में 5270 मीटर की गहराई पर किया गया है। ये परीक्षण डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। डीप ओशन मिशन का उद्देश्य संसाधनों के लिए गहरे महासागर का अन्वेषण करना है, साथ ही महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास करना भी है। ये ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग है। भारत में इसका आकार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% है। इस मिशन को 5 वर्षों की अवधि में यानी कि 2021 से लेकर 2026 में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन का नोडल मंत्रालय है। डीप ओशन मिशन के और भी प्रमुख घटक हैं, जैसे कि गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना, महासागरीय जलवायु परिवर्तन परामर्श सेवाओं का विकास करना, गहरे समुद्र में जैव विविधता अन्वेषण और संरक्षण के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना, गहरे महासागर में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, महासागर से ऊर्जा और ताज़ा जल प्राप्त करना, महासागरीय जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए आधुनिक समुद्री स्टेशन की स्थापना करना आदि। इसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य हैं। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने हिंद महासागर के लिए नाव कास्टिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है। ये अपनी तरह की पहली और अत्याधुनिक पूरी तरह से स्वचालित प्लवमान तटीय पर्यवेक्षण और जल गुणवत्ता नाव कास्टिंग प्रणाली है। इसे हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने विकसित किया है। ये प्रणाली तापमान, लवणता, घुलित ऑक्सीजन, मैलापन आदि जैसे जल की गुणवत्ता से संबंधित 19 मानदंडों पर रियल टाइम डेटा प्रदान करेगी। ये तटीय जल की गुणवत्ता के बारे में सटीक तत्काल पूर्वानुमान यानी नावकास्ट प्राप्त करने में मदद करेगी। ये तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति के सूचकांकों में सुधार करेगी। इसके अलावा ये ओशन सेट 3 जैसे उपग्रहों में लगे सेंसर के डेटा की जांच करेगी और उसे सत्यापित करेगी। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड डेटा शीट्स हैं। इनका उद्देश्य रसायनों के बारे में जरूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को सारांश में प्रदान करना है। इस कार्ड का प्राथमिक लक्ष्य कार्यस्थल में रसायनों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है। ICSC को विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO ने यूरोपीय आयोग के सहयोग से विकसित किया है। रासायनिक और पेट्रो रसायन उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। विशेष रूप से सघन आबादी वाले क्षेत्रों में रसायन संयंत्रों, रसायन भंडारण और परिवहन के आकार में वृद्धि हुई है और इन कारणों से रासायनिक दुर्घटनाओं की संख्या और गंभीरता में भी बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रासायनिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है। रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे MC मेहता बनाम भारत संघ ओलियम गैस रिसाव मामला। ये वाद 1986 में सामने आया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया था।
इस सिद्धांत के मुताबिक खतरनाक या स्वाभाविक रूप से जोखिमकारी गतिविधियों में लगे उद्योगों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से यदि विषाक्त पदार्थों का रिसाव होता है तो ये उद्योग क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत पर्यावरण राहत कोष के नाम से एक केंद्रीय निधि स्थापित की गई है। इस निधि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने खतरनाक पदार्थों के विनियमन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 के तहत कई नियमों को भी अधिसूचित किया है, जैसे कि खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 तथा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार परिवहन नियम 2008। भारतीय रिजर्व बैंक ने जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर चर्चा पत्र जारी किया। जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय जोखिमों के समय और गंभीरता के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही है। ये अनिश्चित बैंकों के लिए वित्तीय जोखिम के स्रोत के रूप में तेजी से उभरी है। इस प्रकार समग्र वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर इसके प्रभावों को भी स्वीकार किया गया है। जलवायु संबंधी खतरे कई तरह के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि भौतिक खतरे, बाढ़, लू आदि से आर्थिक लागत और वित्तीय नुकसान बढ़ सकता है। संक्रमण संबंधी खतरे, इसमें निम्न कार्बन युक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने के क्रम में ऐसे खतरे पैदा हो सकते हैं और ऐसे खतरों के संभावित प्रभाव होते हैं, जैसे कि कर्ज जोखिम, बैंकों के ग्राहकों द्वारा धारित परिसंपत्तियों के मूल्य का ह्रास होता है या ये आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। इससे ग्राहकों के कार्यों और लाभ प्राप्त करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बाजार जोखिम हो सकता है, यानी कि मूल्यांकन, वैल्यूएशन में गिरावट आती है और आर्थिक गतिविधियों में अस्थिरता बढ़ जाती है। इसके अलावा तरलता का जोखिम आता है। जलवायु संबंधी चरम घटनाओं से निपटने के लिए नकदी की मांग में वृद्धि होती है और परिचालन से जुड़े जोखिम भी सामने आते हैं, जैसे कि बैंक की अवसंरचना, प्रक्रियाओं आदि पर प्रभाव के कारण व्यवसाय को जारी रखने में बाधा पैदा होती है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सुझाव दिए हैं। जैसे अभिशासन पर भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि जलवायु और पर्यावरण से जुड़े खतरों और अवसरों की पहचान करनी चाहिए और साथ ही इन खतरों के वास्तविक और संभावित प्रभाव का आकलन भी किया जाना चाहिए। उचित योजना निर्माण और जलवायु और पर्यावरण संबंधी रणनीति के कार्यान्वयन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन जनित खतरों से निपटने के लिए एक कार्यनीति विकसित की जानी चाहिए। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से भारत के वित्तीय क्षेत्र में ग्रीन फाइनेंस के महत्व और लाभों को शामिल किया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। कैबिनेट ने 4G मोबाइल सेवाओं की परिपूर्णता के लिए परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इन गांवों में वर्तमान में अच्छी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी सेवाओं को वापस लेने इत्यादि को ध्यान में रखते हुए 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केवल 2G या 3G कनेक्टिविटी वाले 6,279 गाँवों को 4G में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना को BSNL द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 4G प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा। इसका वित्त पोषण सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि USOF के माध्यम से किया जाएगा। अगला है तकनीकी मंदी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तकनीकी मंदी से बचने की उम्मीद प्रकट की है। तकनीकी मंदी एक ऐसा शब्द है जिसका उत्पादन में लगातार 2 तिमाहियों में हुई गिरावट का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये आमतौर पर वास्तविक GDP में आए लगातार संकुचन को दर्शाती है। ये अक्सर होने वाली घटना के कारण होता है, जैसे कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का लगना। आमतौर पर इसकी अवधि छोटी होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से GDP की प्रवृत्ति को समझने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत मंदी में आर्थिक गतिविधियों में अधिक व्यापक गिरावट शामिल होती है। इस गिरावट से रोजगार, घरेलू और कॉर्पोरेट आय आदि सहित अनेक आर्थिक घटक प्रभावित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक RBI DPI ने मार्च 2021 मार्च 2022 के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रदर्शन किया। इसने देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने और इसके गहन होने का संकेत दिया है। RBI DPI को 1 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका आधार वर्ष मार्च 2018 है। RBI DPI में 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं, जो देश में अलग अलग समय अवधि में डिजिटल भुगतान की गहनता और व्यापकता को मापने में सक्षम है, जैसे कि भुगतान सक्षमकर्ता, इसका भारांश 25% है। भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष कारक का भारांश 10%, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक 15%, भुगतान निष्पादन 45% और उपभोक्ता केंद्रित को 5% भारांश दिया गया है।
भारत के वर्ष 2030 तक विकार्बनीकरण लक्ष्य का रोड मैप। एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी ने भारत के विकार्बनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य मार्गों का एक रोड मैप जारी किया है। टेरी एक स्वतंत्र और बहुआयामी अनुसंधान संगठन है। कोप 26 में भारत ने वर्ष 2030 तक ऊर्जा का 50% तक विकार्बनीकरण करने और 500 गीगावाट की जीवाश्म ईंधन मुक्त उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की थी। इस दस्तावेज में बताया गया है कि भारत को फीड इन टैरिफ शुरू करके विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। पवन ऊर्जा के विकास की गति को बढ़ाया जाना चाहिए। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों आदि जैसे भंडारण परियोजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। BM SEAL 11 प्रोजेक्ट। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा ब्राजील में BM SEAL 11 रियायत परियोजना के विकास के लिए अतिरिक्त निवेश को मंजूरी प्रदान की है। BPRL यानी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस परियोजना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति में विविधता आएगी, ब्राजील में भारत की पैठ में मजबूती आएगी और इससे अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में व्यापार के और रास्ते खुलेंगे। स्टेम सेल प्रत्यारोपण। शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद HIV से संक्रमित चौथे मरीज के स्वस्थ होने की सूचना दी है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी की क्षतिग्रस्त स्टेम कोशिकाओं को स्वस्थ स्टेम कोशिकाओं से बदल दिया जाता है। ये दो तरह की होती है। ऑटोलॉगस प्रत्यारोपण यानी कि इसमें रोगी की स्वयं की स्टेम कोशिकाओं का ही उपयोग किया जाता है। इन कोशिकाओं को हटाया जाता है और इनका उपचार किया जाता है और कंडीशनिंग के बाद फिर से शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। और दूसरी है एलोजेनिक प्रत्यारोपण। इसमें एक दाता से प्राप्त स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। स्टेम सेल विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं। ये कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं जैसे कि मांसपेशियों या रक्त या मस्तिष्क कोशिकाओं के रूप में विकसित होने में सक्षम होती हैं। गूगल स्ट्रीट व्यू। गूगल ने भारत में अपने स्ट्रीट व्यू फीचर को लॉन्च करने की घोषणा की है। गूगल स्ट्रीट व्यू हाई डेफिनेशन चित्र एकत्र करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को सड़कों, पर्यटन स्थलों, पहाड़ियों और नदियों का 360 डिग्री व्यू प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2021 के अनुसार स्थानीय कंपनियां इस प्रकार के डेटा को एकत्र कर सकती हैं। साथ ही विदेशी कंपनियां देश में अपने ग्राहक को सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय संस्थाओं से डेटा का लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं। इससे पहले सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के कारण गूगल अपनी सेवा शुरू करने में विफल रहा था। इस बार गूगल ने 2 भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना UN पीस कीपिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन यानी मोनुस्को पर हमले की निंदा की है। इस हमले में भारत के 2 शांति सैनिक शहीद हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन देशों को स्थायी शांति प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा ये राजनीतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करता है, नागरिकों की रक्षा करता है और युद्ध विराम की गारंटी देता है। UNSC संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की तैनाती का समय और स्थान तय करता है। ये 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। संघर्ष के लिए पक्षकारों की सहमति, शांति सैनिकों की निष्पक्षता और शांति सैनिकों द्वारा केवल आत्मरक्षा में और अधिदेश अनुपालन में बल का प्रयोग। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 49 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 2.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। गैया हाइपोथेसिस। हाल ही में गैया इकोलॉजी M थ्योरी देने वाले पर्यावरणविद वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक का निधन हो गया है। गैया हाइपोथेसिस या गैया थ्योरी या फिर गैया प्रिंसिपल के रूप में भी जाना जाता है। इसे पहली बार 1970 के दशक में प्रस्तावित किया गया था। इसके अनुसार पृथ्वी पर सभी जीवों और उनके अजैविक परिवेश को एक एकल तथा स्वविनियमन जटिल प्रणाली बनाने के लिए बारीकी से एकीकृत किया गया है। इस सिद्धांत के मुताबिक ये एकल प्रणाली समग्र रूप से प्रतिक्रिया तंत्र को स्वविनियमित करके पृथ्वी की सतह को रहने योग्य स्थिति में बनाए रखती है। बाघ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2012 से लेकर अब तक 1059 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। बाघ बिल्ली की बड़ी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसे पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। ये प्रजाति फ्लैगशिप और अम्ब्रेला दोनों प्रजातियों के रूप में कार्य करती है। मादा सदस्यों के पास छोटे और परस्पर अनन्य क्षेत्र होते हैं।
नर सदस्यों के पास ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें अधिक से अधिक मादाएं होती हैं। मादा बाघ का गर्भकाल 93 दिन से 112 दिन तक का होता है। बाघों को एकांत में रहने की प्रवृत्ति होती है। प्रजनन के दौरान की अवधि और शावकों के साथ मादाएं इस प्रवृत्ति के अपवाद हैं। उस समय ये समूह में रहना पसंद करती हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें एंडेंजर्ड की स्थिति में सूचित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या एजेंसियों के पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया है। इससे पारदर्शिता और लोक भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।